आज हमारा जो लेक्चर नंबर 4 है वो है एफएससी केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो टॉपिक बेटा हमारे पास आज है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव किसी चीज से रिलेट करके, मतलब किसी चीज के साथ मवाजना करके निकाला जाने वाला जो मास है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, रिलेटिव एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट। रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो किसी भी एटम, एलिमेंट के एटम का वो मास है इज कंपेयर टू द मास ऑफ कार्बन टेकन 12, जो हम कंपेयर मवाजना करके लेते हैं कार्बन 12 से। कह रहे भाई रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो किसी भी एलिमेंट से मुराद, मेरे पास ये आयरन का एक पीस है, वैसे तो बोर्ड मार्कर लेकिन ये आयरन का एक पीस है। इस एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो एलिमेंट है। एलिमेंट के एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास वो मास है जो हम कार्बन 12 से मवाजना करके लेते हैं। अच्छा, अब भाई सवाल ये है हम कार्बन 12 से मवाजना करेंगे किस तरह? तो बेटा हर चीज का मवाजना करने के लिए कोई ना कोई चीज स्टैंडर्ड होती है। जैसे हमें पता है अगर हमें 1 किलो चीनी चाहिए तो बेटा हमें वो जो है चीनी वो 1 किलो वाले बट्टे से तोलनी पड़ेगी। अगर चीनी का वजन 1 किलो वाले पत्थर के वजन के बराबर है तो वो 1 किलो चीनी है, मतलब हमने उस पत्थर को 1 किलो जो है उसे स्टैंडर्ड मान लिया है। तो पहले जो था वो हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना जाता था, मतलब हाइड्रोजन से दूसरे एलिमेंट को कंपेयर करके दूसरे एलिमेंट का मास निकाला जाता था। लेकिन बेटा अब जो है वो कार्बन को स्टैंडर्ड माना जाता है। अब सवाल ये है हम हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि हाइड्रोजन का जो मास है वो 1.008 AMU है, वो एक्यूरेट 1 नहीं है। मतलब भाई आप इस बात को यूं समझ लो, हम बोलते हैं भी सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, मतलब सोडियम जो है वो हाइड्रोजन से 23 गुना भारी है। अब ये बात हम तब करते जब हाइड्रोजन का मास 1 होता, लेकिन हाइड्रोजन का मास जो है वो 1.008 है। तो बेटा इनका कंपैरिजन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अब हमने स्टैंडर्ड मान लिया कार्बन को। कार्बन को हमने स्टैंडर्ड क्यों माना? क्योंकि कार्बन का जो मास है वो एग्जैक्ट 12 है। बेटा कार्बन का मास होता है 12.000 AMU। अब हम कंपैरिजन किस तरह करेंगे? तो अब यहां समझाते हैं आपको एक केमिकल इक्वेशन से। हमने 1 मोल कार्बन का 1 मोल मतलब 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम कार्बन जो है वो 1 मोल, हमने कार्बन का 1 मोल जला दिया। कार्बन का 1 मोल जो है वो जलकर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और वो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब बेटा हमने कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकाला, वो आ रहा था 44 ग्राम, जबकि कार्बन का मास तो हमें 12 पता है। तो बेटा हमने 44 ग्राम से 12 ग्राम कार्बन का मास निकाल दिया। हमारे पास आंसर बेटा आ रहा है 32 ग्राम। मतलब ये है कार्बन का मास CO2 से निकालने के बाद 2 ऑक्सीजन का मास क्या आ रहा है? 32 ग्राम। तो बेटा एक ऑक्सीजन का मास क्या हुआ? 16 ग्राम। तो इस तरह बेटा हम दूसरे एलिमेंट को कार्बन से कंपेयर करके उनका एटॉमिक मास निकालते हैं। इसे बेटा बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। तो डेफिनेशन में वही कह रहा था भाई, इज कंपेयर टू द मास ऑफ कार्बन टेकन 12, वो मास जो हम निकालते हैं कार्बन को 12 स्टैंडर्ड मानते हुए। आगे आते हैं भाई यूनिट। कह रहा भाई रिलेटिव एटॉमिक मास तो हम एक्सप्रेस्ड जाहिर कर रहे होते हैं एटॉमिक मास यूनिट में। आगे वो लिख रहा है एंड इट इज 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। ये जो है ये कार्बन के 12वें हिस्से का मास है। इस बात को बेटा हम समझते हैं अच्छे से भाई, इट इज द 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है,
एटॉमिक नंबर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 इसमें न्यूट्रॉन है। तो अब बेटा कार्बन का मास 12 है, मैंने 12 ऊपर लिख दिया। अब कार्बन को मैं 12 हिस्सों में तोड़ने जा रहा हूं। तो बेटा मैंने कार्बन को डिवाइड किया 12 पे। जब 12 पे मैंने कार्बन के मास 12 को 12 हिस्सों में तोड़ने के लिए 12 पे डिवाइड किया, तो बेटा मेरे पास आंसर क्या आ रहा है? 1। अब इस 1 से क्या मुराद है? इस 1 से मुराद है 1 AMU, 1 AMU। अब इस 1 AMU से क्या मुराद है भाई? इससे पहले टॉपिक में मैंने आपको कहा था 1 AMU जो बराबर है वो बराबर होता है 1.661 मल्टीप्लाई 10.27 kg। मैंने आपको वहां पे ये कहा था ये जो वैल्यू है या तो ये एक प्रोटॉन की है या ये वैल्यू जो है वो एक न्यूट्रॉन की है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मास में कोई खासा डिफरेंस नहीं होता, तो हम दोनों के लिए वैल्यू यही ले लेते हैं। अब भाई हमारा आंसर जो आया 1, उस 1 से मुराद है 1 AMU। मतलब ये है अगर मैं कार्बन के 12 हिस्से तोड़ दूं, कार्बन को मैं 12 हिस्सों में तोड़ूं, तो कार्बन में 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन हैं। ये आपको नजर आ रहे हैं भाई, 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन हैं। वो यहां पे ये जाना जा रहा है भाई हर एक हिस्सा जो है वो बराबर है 1 AMU के। मतलब ये भी 1 AMU के बराबर है, ये भी 1 AMU और ये भी 1 AMU। इसी तरह बेटा सारे के सारे प्रोटॉन जो हैं वो भी 1 AMU के बराबर हैं और सारे के सारे न्यूट्रॉन जो हैं वो भी 1 AM। सारे के सारे 1 के बराबर नहीं है, मतलब हर एक 1 AMU के बराबर है। तो जब ये आप सबको मिलाओगे तो 6 प्रोटॉन 6 AMU, 6 न्यूट्रॉन 6 AMU, बेटा मास बनेगा 12 AMU। तो बेटा कार्बन का मास क्या होता है? 12 AMU। तो यहां पे वो ये कह रहा है इट इज 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। कह रहा है भाई ये जो आपने 1 AMU निकाला है ये किसका मास है? ये कार्बन के 12वें हिस्से का मास है, ये एक पूरे कार्बन का मास नहीं है। मतलब कार्बन को 12 हिस्से में तोड़ो, 12 हिस्से में तोड़ने के बाद 12वें हिस्से का जो मास है वो 1 AMU है। मतलब अगर मैं इसे नंबर यहां से दूं तो यहां पे 1 है, बेटा ये कौन सा हिस्सा बनेगा? 12वां। इसे बेटा मैं लिखता हूं 1/12। तो ये जो 1 AMU है ये कार्बन के 12वें हिस्से का मास है। अच्छा भाई अब सर किसी भी एलिमेंट या किसी भी एटम के एटॉमिक मास को AMU में रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है भाई? आप किसी भी एटम के एटॉमिक मास के साथ AMU लिख दो बेटा, ये इसका यूनिट है, इसे बेटा बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। को वो आपको यही कहना जा रहा है भाई एटॉमिक मास को एक्सप्रेस जाहिर किया जाता है एटॉमिक मास यूनिट में। क्या सर 1 AMU की वैल्यू डालना भी यहां पे जरूरी है? अगर आप कार्बन का मास जो है वो 1 किलोग्राम में देखना चाहते हो तो फिर बेटा आप 12 को मल्टीप्लाई करवाओ AMU की वैल्यू से 1.661 मल्टीप्लाई 10.27 kg। आपके पास जो आएगा आंसर, ये आंसर आपको ये बता रहा है 1 किलो कार्बन में आपके एक कार्बन एटम का जो मास है वो ये है। मतलब 1 किलो कार्बन में एक कार्बन जो है वो 1 किलो का इतनेवां हिस्सा है -27। मतलब अरबन खरबन खरबों में आएगा भाई इसका आंसर। मतलब 1 किलो कार्बन अगर आपके पास पड़े में है तो उसमें एक कार्बन का जो किरदार है वो खरबों में जाएगा। तो अब अगर आप लेना चाहते हो किलोग्राम में तो आप इसे इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाओगे। अगर आपने किलोग्राम में नहीं लेना तो फिर बेटा साथ हमने क्या लिखना है भाई 12 AMU। किसी भी एटम के एटॉमिक मास को बेटा लेते हैं AMU में। तो भाई आगे वो नीचे कह रहा है भाई, कह रहा है एटम जो है वो एक्सट्रीमली स्मॉल है। हमारे पास कोई भी वेट बैलेंस मशीन नहीं है जिससे हम एटम का एटॉमिक मास निकाल लें। तो हम मुख्तलिफ एटम के एटॉमिक मास को निकालने के लिए एक टर्म यूज कर रहे हैं, वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। मतलब हम दूसरे एटम का मास जो है वो रिलेट करके निकाल रहे हैं कार्बन 12 से। तो अब बेटा यहां पे उसने बताया हुआ है भाई ये हमारे पास है भाई एटॉमिक मास यूनिट कुछ एलिमेंट के। एक हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1.008 AMU है।
ऑक्सीजन का 15.9994 AMU है, नियोन का 12.1797 AMU है और क्लोरीन का 35.453 AMU है। तो लास्ट में बेटा वो लिख रहा है, कह रहा भाई इनके जो एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास, वो फ्रैक्शंस में आ रहे हैं, मतलब वो इशारिये में, पॉइंट में आ रहे हैं। इस बात को जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज वाला बेटा टॉपिक हम खत्म कर रहे हैं भाई। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोटॉप्स। आइसो मतलब सेम। सबसे पहले बेटा आइसोटॉप्स की डेफिनेशन, एटम ऑफ सेम एलिमेंट पोसेस डिफरेंट मास नंबर, जो रखते हैं डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर, मतलब सेम एलिमेंट के एटम जिनका मास नंबर डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। अब इसमें बेटा हम ये बात सीखेंगे, उसने यहां पे सेम एलिमेंट की ही बात क्यों की है, मतलब वो एटम जो सेम एलिमेंट का हिस्सा है और जिनका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है। अब इस बात को बेटा समझते हैं। मान लो बेटा मेरे पास ये एक एलिमेंट है, अगर तो बेटा जिस तरह हमें पता है कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, C612, C613 और C614, तो वो तीनों जो हैं वो इसी सेम एलिमेंट का ही हिस्सा हो, मतलब C612 वाला भी यहीं से लें हम, C613 वाला भी यहां से लें और C614 वाला भी हम यहीं से लें। फिर वो कह रहा है अगर एटम जो है वो सेम एलिमेंट का हिस्सा नहीं है तो फिर वो आइसोटॉप्स भी नहीं है। मान लो मेरे पास यहां पे एक और एलिमेंट है, अब हम कहते हैं अभी C612 यहां से, C613 भी यहां से, लेकिन जो C614 वाला है वो हमने यहां से लिया, फिर बेटा ये आइसोटॉप्स नहीं होंगे। तो उसने यहां पे ये बाजिया अल्फाज में बोला है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। तो बेटा अगर इस मतलब ये है हमारे पास जो एलिमेंट है वो प्योरेस्ट फॉर्म में हो, उसे बनाने में सारे के सारे एटम सेम होना, उस एलिमेंट को बनाने में जिस एलिमेंट से हमने आइसोटॉप्स निकालने हैं उस एलिमेंट को बनाने में सारे के सारे एटम का सेम होना जरूरी है। अगर इसमें कोई और एटम की हिस्सा हुआ तो फिर ये कंपाउंड बन जाएगा, दो एटम के मिलने से कंपाउंड बन जाता है। तो सेम एलिमेंट से मुराद ये है एलिमेंट जो है वो प्योर हो और जिन जिन आइसोटॉप्स को डिस्कस कर रहे हैं वो सारे के सारे उसी सेम एलिमेंट से ही लिए जाएं। बेटा एलिमेंट की डेफिनेशन होती है एटम विद सेम एटॉमिक नंबर, वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम है वो ही मिलकर क्या बनाते हैं, एलिमेंट। मतलब C612 वाला, C614 वाला और C613 वाला, ये सारे के सारे इन सब का एटॉमिक नंबर सेम है, बेटा ये बना रहे हैं हमारे पास एलिमेंट। तो आगे बेटा आइसोटॉप्स की दूसरी डेफिनेशन वो ये है, आइसोटॉप्स पोसेस रखते हैं सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं एंड सेम पोजीशंस इन द पीरियोडिक टेबल, और ये पीरियोडिक टेबल में जो है वो सेम पोजीशन पर ही पाए जाते हैं। अब बेटा सेम पोजीशन से क्या मुराद है, मतलब टेबल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बनाया गया है एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे, ना कि एटॉमिक मास की बुनियाद पे। तो बेटा सबका एटॉमिक नंबर सेम है, तो सारे के सारे जो आइसोटॉप्स हैं वो आपको पीरियोडिक टेबल में सेम पोजीशंस पर मिलेंगे, उन सब की पोजीशन सेम है। जिस तरह बेटा हम पढ़ते हैं भाई हमारे पास ये कार्बन है, कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, फिर आता है भाई क्या हमारे पास ऑक्सीजन। तो इस कार्बन जहां पे कार्बन पड़ा हुआ है यहीं पे आपको कार्बन C612 वाला मिलेगा, C614 वाला और C613 वाला भी यहीं पे मिलेगा, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे बनाया गया है, ना कि एटॉमिक मास की बुनियाद पे। आगे आते हैं भाई, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज से क्या मुराद है, केमिकल प्रॉपर्टीज से मुराद है केमिकल रिएक्शंस, और केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पर।
तो सबका आइसोटॉप्स, सबका एटॉमिक नंबर तो सेम है, सबका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन सबका मास नंबर क्या है बेटा, डिफरेंट। मतलब ये है इन सब का एटॉमिक नंबर सेम है तो इसमें सब में नंबर्स ऑफ प्रोटॉन सेम है। अगर इन सब में नंबर्स ऑफ प्रोटॉन सेम है तो इन सब में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है। तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिपेंड कर रही हैं नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। तो इलेक्ट्रॉन, केमिकल रिएक्शन का इलेक्ट्रॉन से क्या वास्ता होता है? इलेक्ट्रॉन जो है बेटा यही इन्वॉल्व होता है केमिकल रिएक्शन में। जब भी कोई चीज दूसरी चीज से मिलती है, इससे हमें या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ता है या फिर हम इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअल शेयरिंग से बनाते हैं बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन का एक केमिकल रिएक्शन में मेन किरदार है। सब में इलेक्ट्रॉन सेम है तो सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सारी को सारी क्या है बेटा, ये सेम। फिर बेटा सवाल आता है, व्हाई आइसोटॉप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटॉप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं क्योंकि बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही होती हैं मास नंबर पे। तो बेटा इन सब के मास डिफरेंट हैं तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्या मुराद है? मास, इन सब का मास डिफरेंस है। डेंसिटी, इन सब की डेंसिटी भी डिफरेंट है। रेट ऑफ डिफ्यूजन, इन सब का रेट ऑफ डिफ्यूजन भी डिफरेंट है क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही है मास नंबर पे, ना के एटॉमिक नंबर पे। आगे बेटा वो कह रहा है भाई आइसोटॉप्स बनने की वजह क्या है? क्या आइसोटॉप्स हम खुद से बना रहे हैं? नहीं, आइसोटॉप्स जो है बेटा ये नेचुरली अकरिंग है, ये कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। तो वो कह रहा है आइसोटॉप्स में सबका एटॉमिक नंबर सेम है, जो आपको नजर भी आ रहा है। जब सबका एटॉमिक नंबर सेम है तो इससे ये बात वाजिया है इन सब का नंबर ऑफ प्रोटॉन सब में क्या है, सेम। अगर इन सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो जाहिर सी बात है इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, सेम। अच्छा, अब इन सब में नंबर्स ऑफ प्रोटॉन भी सेम है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, लेकिन इनमें ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से इनका एटॉमिक मास सेम नहीं है? तो बेटा वो जाहिर सी बात है, वो है नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब इन सब में जो है वो नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन क्या है बेटा, डिफरेंट। तो अब बेटा नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन इस कार्बन 612 में, इसमें बेटा हमारे पास 6 न्यूट्रॉन होते हैं बेटा। इसमें जो है मेरे पास वो 7 न्यूट्रॉन है, इसमें जो है बेटा वो मेरे पास यहां पे 8 न्यूट्रॉन है। इन सब में नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, डिफरेंट। अब नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला क्या होता है? एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर आपने एटॉमिक मास निकालना है तो आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को जमा करना पड़ेगा, लेकिन अब हम नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन निकालना चाहते हैं। तो ये जो प्रोटॉन है जब ये यहां पे आएगा तो ये वहां पे प्लस का, यहां पे क्या होगा बेटा, ये माइनस। तो जब ये यहां पे आएगा क्या होगा, a माइनस पी। तो a माइनस पी वहां पे बेटा n हमने यहां ले लिया। अब बेटा इससे आप नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। अब नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं भाई हम। तो कार्बन का मास होता है 12। कार्बन का बेटा हमारे पास जो नंबर्स ऑफ प्रोटॉन है पहले में C6 12 की बात कर रहा हूं मैं भाई। इसमें नंबर्स ऑफ प्रोटॉन जो है वो बेटा मेरे पास है 6, इसका मास 12 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है। 12 माइनस 6 क्या आंसर आ रहा है, 6। इसमें 6 न्यूट्रॉन है। इसी तरह बेटा हम इन सब के न्यूट्रॉन को निकाल लेंगे। तो बेटा अब हम निकालते हैं हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन। इसमें हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन है या नहीं है? तो बेटा फार्मूला वही है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन। एटॉमिक मास बेटा इसका 1 है बेटा, हमारे पास इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 है बेटा, आंसर क्या आएगा 0। मतलब इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। दूसरी बात बेटा अब हम इसमें निकालते हैं नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन। तो बेटा वही फार्मूला है हमारे पास, कौन सा भाई, एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन। तो बेटा इसका एटॉमिक मास 2 है, इसके प्रोटॉन के नंबर के बाद क्या है बेटा, हमारे पास 1 है। तो बेटा एटॉमिक मास 2 माइनस 1 क्या आंसर आएगा भी 1। मतलब इसमें 1 न्यूट्रॉन मौजूद है। तो अब बेटा हम निकालते हैं इस हाइड्रोजन में
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो बेटा वही फार्मूला, एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन, तो बेटा 3 माइनस 1 क्या आंसर आएगा भाई 2। इसमें बेटा 2 न्यूट्रॉन है। तो अब सवाल बच्चे अक्सर ये पूछते हैं, सर हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन क्यों नहीं है? तो बेटा हाइड्रोजन में जो है वो प्रोटॉन में रिपल्शन नहीं है, किसी भी लिहाज से बेटा हाइड्रोजन में रिपल्शन नहीं है। तो बेटा रिपल्शन नहीं है तो बेटा इसमें प्रोटॉन भी नहीं है। तो अब आके हैं भाई आगे, एक बात बेटा यहां पे मैं आपको बताता चलूं, जितने नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होते चले जाएंगे उतनी बेटा स्टेबिलिटी डिक्रीज और अनस्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। मतलब जिसमें जितने ज्यादा न्यूट्रॉन उसकी अनस्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, जिसमें जितने कम न्यूट्रॉन उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो अब हम इसे समझते हैं भाई एक मिसाल से। ये बेटा हमारी बुक में जो है वो नीला पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें वो बता रहा है भी हाइड्रोजन 1,1, जिस हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं है उसकी नेचर में पाए जाने वाली जो अबंडेंस है वो है 99.985, मतलब वो इतनी ज्यादा मिकदार में आपको नेचर में मिलेगा। और जिस हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन है वो आपको मिलेगा 0.015, मतलब उसकी अबंडेंस, उसकी मिकदार जो है वो इतनी कम है। तीसरा, आपने सर यहां पे क्यों नहीं लिखा हाइड्रोजन वाला? तीसरा जो है बेटा वो हमारे पास आर्टिफिशियल है, जिसे हम खुद से बनाते हैं। ये जो दो है ये नेचुरली अकरिंग है, तीसरा जो है वो आर्टिफिशियल है, उसे हम इसलिए यहां पे लिख नहीं रहे। एक मिसाल और, कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं। कार्बन का पहला आइसोटॉप्स जो है उसमें नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 6 हैं। इसमें नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन बाकी कार्बन की निस्बत, आइसोटॉप्स की निस्बत कम है, तो इसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। बेटा इसकी जो अबंडेंस है नेचर में वो है 98.893 AMU, जबकि बेटा इसे AMU में आप ले सकते हो भाई, आगे से वो बताता हूं। फिर बेटा मेरे पास है ये C13 वाला, इसमें न्यूट्रॉन है 7, तो बेटा इसमें 7 न्यूट्रॉन है, तो इसमें न्यूट्रॉन की तादाद 1 गुना ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी, इसकी अबंडेंस कम है। तो बेटा ये आपको मिलेगा 1.107। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एवरेज एटॉमिक मास। इसमें वो ये बता रहा है एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट शो मैनी एग्जांपल्स फ्रैक्शनल वैल्यू। कह रहा है एटॉमिक मास जो है बहुत सारी एग्जांपल्स में जो है वो फ्रैक्शनल्स वैल्यू में आ रहा है, मतलब वो इशारे में आ रहा है। जिस तरह बेटा हमारे पास एटॉमिक मास आता है हाइड्रोजन का 1.008 AMU। तो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट शो मैनी एग्जांपल्स फ्रैक्शनल वैल्यूज, पॉइंट में इशारे में आ रहा है। कह रहे एटॉमिक मास जो है वो डिपेंड करता है पॉसिबल आइसोटॉप्स पर एंड देयर नेचुरल अबंडेंस। जो एटॉमिक मास है वो डिपेंड करता है जितने उस एटम के पॉसिबल आइसोटॉप्स हैं उन पर, और उनकी जो नेचर में अबंडेंस है उन पर। तो उसने आपको यहां पे मिसाल दी हुई है, कह रहे नियॉन 1020 जो है जिसका एटॉमिक नंबर 10 मास नंबर 20 है, उसकी परसेंटेज अबंडेंस, नेचुरल अबंडेंस ये है। नियॉन 1021 उसकी नेचुरल अबंडेंस ये है। नियॉन 1022 उसकी नेचुरल अबंडेंस ये है। तो आइए अब हम इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए आपने आइसोटॉप्स और जितनी अबंडेंस में वो नेचर में पाया जाता है उन्हें आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। आइसोटॉप्स, जिस तरह मेरे पास ये आइसोटॉप्स नियॉन है, इसकी नेचर में अबंडेंस इतनी है, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 20 मल्टीप्लाई 90.92, फिर आपने इन्हें जमा करना है दूसरे आइसोटॉप्स और उसकी नेचुरल अबंडेंस में। इन आइसोटॉप्स और उसकी अबंडेंस को आपस में मल्टीप्लाई, और सब आइसोटॉप्स और उनकी अबंडेंस को आपने क्या करना है भाई, आपने जमा। तो इसकी नेचर में अबंडेंस 22 की इतनी है, आपने इसे आपस में मल्टीप्लाई करना है भाई। तीनों नेचुरल अबंडेंस और उनकी आइसोटॉप्स वाले नंबर, उन्हें मल्टीप्लाई, उन्हें फिर बेटा आपने सबको क्या करना है, जमा। अब सवाल ये है नीचे सर 100 कहां से आया? एवरेज में तो नीचे 3 आना चाहिए था ना भाई, 100 कहां से आया? अगर आपने
100 जो है वो हमने दरअसल इनकी परसेंटेज को हटाया, इनकी परसेंटेज को जब हमने हटाया तो नीचे हमने क्या ले लिया भाई 100, तो हमारे पास आंसर आया 20.18 AMU। अब नीचे वो कह रहा है भाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट नो इंडिविजुअल नियॉन, ये जो हमारे पास 20.18 AMU जवाब आया है, ये किसी एक इंडिविजुअल, किसी एक अकेले नियॉन का मास नहीं है, ये सारे नियॉन का उनकी नेचुरल अबंडेंस के साथ एवरेज एटॉमिक मास है। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी है, पहला शॉर्ट क्वेश्चन यही है भाई, ये जो एटॉमिक AMU जो है 28.18, ये जो हमारे पास ये किसी एक इंडिविजुअल नियॉन का एटॉमिक मास नहीं है, जबकि ये एवरेज एटॉमिक मास